पीयूष जी, मैं अपनी तरफ से एक सवाल और पूछता हूँ, उसके बाद जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछेंगे। जैसे कि अभी राजा चौधरी ने कहा कि वो प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं मुझे कोर्ट में पूरा विश्वास है, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि जनता का विश्वास हिल जाए। और जो सबसे बड़ा सवाल एक और है मेरा कि ऐसा क्या कारण है, क्योंकि पिछले वक्तव्य में अभी आपने बताया कि तमाम जिस संस्था ने कुछ खास लोगों के खिलाफ फैसला दिया या जनता ने उनके खिलाफ फैसला दिया, तो वो लोग कहते हैं कि ये बिक गया है और ये हो गया है, ये फलाना निपकाना, वो सब कहते हैं। तो 2014 से ही ऐसे सारे मामले क्यों आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक गया, न्यायाधीश बिक गए हैं, न्यायपालिका सही से काम नहीं कर रही है, संस्थाएं बिक गई हैं, संसद में ऐसा होता है। तो तमाम ऐसे वो कौन से कारण है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है? और उसके बाद आप ये जवाब दीजिए कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं उसका खुद खंडन भी कर रहा हूं ऐसे ट्वीट करके, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, मैं इसका दोनों प्रश्न का एक एक करके उत्तर दे देता हूं और निश्चित रूप से मैं उसमें वो बातें भी शामिल रहेंगी जिस कुछ प्रमुख बिंदु को राजा ने भी उन्होंने भी उठाया हुआ है। देखिए, जहां तक सबसे आपका पहला सवाल है कि जो क्या कारण है 2014 के बाद, देखिए क्या है इस देश में, यही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ एक वर्ग है जिनको ऐसा लगता है कि सत्ता से अगर वो दूर रहेंगे तो उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये सत्ता तो उनकी है, ये देश सिर्फ उन्हीं का है और सिर्फ वो चला सकते हैं। हम सभी लुटियंस दिल्ली का कॉन्सेप्ट जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि गांव देहात से आने वाले व्यक्ति अगर सत्ता की कॉरिडोर में अगर जाना चाहे तो कितना उसके लिए मुश्किल है। और यही सुप्रीम कोर्ट, मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही कह रहा हूँ। देखिए, मैं उसमें फिर वो भी बात शामिल कर लेता हूँ कि क्रिटिसिज्म, मैं जो बोल रहा हूं उसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो सकता है, सिस्टमैटिक क्रिटिसिज्म हो सकता है, फेयर क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट के इमेज को आप डिस्पैरेज करते हैं, उसके इमेज को आप धूमिल करते हैं, उसके इमेज पे संशय पैदा करते हैं, तो यह प्रश्न आता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाना जाना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी अभी क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले एक इशू आया था कि भाई हिंदी जो है उसमें अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से उसमें पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया गया उस क्वेश्चन के आंसर में मैं उससे भी असहमत हूं। जब उन्होंने कहा कि भाई सीजीआई इज हैविंग एडवर्स ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट और फिर इसलिए जो है तब तक हम उसको नहीं लागू कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप इतने बड़े वर्ग को ही बाहर कर रहे हैं। देश की 70% आबादी हिंदी बोलने या समझने वाली है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कमी है जिसको सुप्रीम कोर्ट को दूर करना चाहिए। लेकिन ये एक क्रिटिसिज्म हो सकता है, जजमेंट का क्रिटिसिज्म, जैसे कि इन्होंने बताया है कि भाई अरुण जेटली जी ने किस तरह से एनजेक का भी मतलब जजमेंट का भी विरोध किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया उस चीज को। आप देखिए अरुण जेटली जी के उस क्रिटिसिज्म में और आप खुद पढ़ लीजिए प्रशांत भूषण जी का क्रिटिसिज्म, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या फेयर क्रिटिसिज्म और क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और आपको कुछ और नहीं करना है, इन्होंने जो 2 वाक्य प्रस्तुत किए हैं बस उनको पढ़ लेने की आपको जरूरत है। जहां तक आपका, देखिए अब मैं उन सारे विषय पे आता हूं जो स्टेटमेंट में आए हैं। उसमें सबसे पहला है कि भाई हम बिलीव करते हैं लेकिन हम तभी ये काम करते हैं। एक बहुत फेमस लाइन है कि एक्ट शोज योर इंटेंशन। जो आपका एक्ट होता है वो जो आपका इंटेंशन होता है वो आपके एक्ट से दिखता है। आप क्या सोचते हैं मन में उससे किसी को मतलब नहीं है। घर में बैठ के हो सकता है सोचते होंगे, घर में हो सकता है बैठ के सोचते होंगे भाई बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हम तो भाई और हमारी फैमिली तो इसी में इंस्टीट्यूशन से तो भाई रोजी रोटी खा रही है, तो भाई निश्चित रूप से उनका सम्मान तो कम से कम दिखाना तो पड़ेगा ही सम्मान। दूसरी बात कि भाई अगर आप मान लीजिए अगर आप ये कल बोले कि भाई विश्वास ही नहीं करते तो आपकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी, तो आपको वो भी करना है, साथ ही साथ आपके फेवरेबल अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको फिर गाली भी देना है। ये दोनों चीजें पैरेलल वो करते हैं और मतलब यही उनकी आप खूबी और बखूबी जो भी आप वो कह लीजिए, उनका यही कैरेक्टर है। जनता ने समझने में अगर भूल कर दिया है तो मुझे लगता है जनता को अपनी भूल सुधारनी चाहिए। जहां तक एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लग रहा है इस पूरे प्रशांत भूषण डिबेट में बार बार आया है और जिसको अभी भी कोट किया गया है, वो ये है कि भारतीय लोकतंत्र को आप कम करके क्यों आंक रहे हैं। यही आर्ग्यूमेंट कोर्ट में भी राजीव धवन दे रहे थे कि योर शोल्डर इज ब्रॉड इनफ, मतलब आपके कंधे बहुत चौड़े हैं, आप गाली का भी भार झेल सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो भारतीय लोकतंत्र इतना अगर मजबूत है तो फिर यही लोग अनुराग ठाकुर
और कपिल मिश्रा के खिलाफ नहीं हल्ला कर रहे थे कि भैया नारा इन्होंने दिया है, इन्होंने भाषण दे दिया तो दंगा हो गया, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो फिर ये कैसे, ये दोनों चीजें पैरेलल कैसे हो जाएगी? भाई सिंपल सी बात है, दोनों में एक ही बातें सही है। अगर लोकतंत्र अगर बहुत मैच्योर अगर है, जनता बहुत मैच्योर है, तो जनता को निर्णय लेने दीजिए। किसी का भाषण और किसी के उससे अगर दंगा हो सकता है, और बेंगलोर में हमने देखा, आपने सही बताया कि बेंगलोर में एक पोस्ट से दंगा हो गया, असम में एक पोस्ट से दंगा हो जा रहा है, पूरे पंजाब में एक पेज फाड़ के फेंकने से दंगा हो गया। आप ये देख लीजिए, और यहीं पे इस देश में हिंदू देवी देवताओं को मॉक किया जाता है, स्टैंड अप कॉमेडी बनाया जाता है। तो वहां पर भाई, तो आप ये देखिए कि मैच्योरिटी पाने में कौन पीछे है कौन आगे है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। वेस्ट बंगाल में अगर कोई किसी नेता का विरोध कर दे तो हत्या हो जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तो क्या नहीं कुछ कहा गया, हम सभी को मालूम है। मौत का सौदागर से लेके नाली का कीड़ा, नपुंसक, क्या नहीं कहा गया। देखिए एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे लोग साथ हैं। देखिए ये भी एक मुझे लग रहा है बहुत एक गलत एक डायरेक्शन में पूरे देश के लोकतंत्र को लेके जाया जा रहा है। आप दरअसल ये बोल रहे हैं कि ये देश संविधान से नहीं, ये देश मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स से चलेगा। जिस चीज का विरोध बाहर करते हैं कि नहीं नहीं आप हिंदूवादी हो रहे हैं, आप इस तरह से काम कर रहे हैं, सरकारें इस तरह से काम कर रही है, साथ ही आप ये बोल रहे हैं इतने लोगों ने लेटर पे साइन किया है, क्यों भैया ये लेटर से देश चलेगा क्या? और इन्होंने एक चीज बताने में आपको मतलब इन्होंने अभी वो फैक्ट्स नहीं रखा है, मैं बता देता हूँ उसमें एक सपोर्ट किसका है। वो सपोर्ट जो है वो है बार ह्यूमन राइट्स कमेटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। उसने ये चीज कहा कि जिसका मैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में जिक्र किया था कि भाई इस देश में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ ही किया, इस प्रोविजन को ही हटा दीजिए। मतलब इस देश के इंटरनल मैटर्स में अब बार जो मतलब ह्यूमन राइट्स कमेटी जो वेल्स और इंग्लैंड का है वो इंटरवीन करके बताए कि हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये अपने हित के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के समय लेने का सवाल है, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यही तो समय लेकर हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। यही 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने गलती की। 2009 में अगर पनिशमेंट अगर मिल गया होता तो आज ये गलती दोहराया ही नहीं गया होता। भाई दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में किसी ने कुछ बोला नहीं है या सुप्रीम कोर्ट में जजेज का विरोध नहीं होता है। भाई आर्ग्यूमेंट, क्यों एक लॉयर दूसरे लॉयर का विरोध नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन उनके बीच में आपस में संबंध क्या होता है बाहर, वो भी आप देखिए। भाई आर्ग्यूमेंट में विरोध करना और एग्जैक्ट शब्दों में लिटरल मीनिंग में गाली दे देना, दोनों अंतर है ना। जस्टिस कर्णन के इशू जो है, मतलब जस्टिस कर्णन अगर बोल रहे थे तो भाई वो तो गलत बोल रहे थे, आपने सही कंटेम्प्ट चला दिया। बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सही कंटेम्प्ट उस पर नहीं चल सकता है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये सत्य है। तो यार जस्टिस कर्णन कैसे गलत थे फिर वो प्रूफ कर दीजिए आप, या आप कैसे सही है वो आप। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ना कि एविडेंस दीजिए। भाई वो जो जज अब रिटायर हो चुके हैं वो तो खुद आ नहीं सकते हैं अभी अब अपना प्रूफ देने के लिए। जज ने बहुत सही कहा है कि भाई हम लोग नहीं जा सकते हैं मीडिया में, मैटर जो सब जुडाइस है वो आप मीडिया में जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया में लेट। और एक चीज आप देख लीजिए, इस देश में आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है। मतलब प्रशांत भूषण इतने ज्यादा सपोर्ट गार्नर कर सकते हैं, इतने ज्यादा लॉबिंग ग्रुप का हेल्प ले सकते हैं, उनके समर्थन में खड़ी हो सकती है मोमबत्ती वाली ग्रुप, तो भाई तब वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वो चीज भाई उनके समर्थन में लोग खड़े हैं, तो भाई निश्चित रूप से वो तब कुछ भी करके बच जाएंगे। लेकिन हम और आप अगर करेंगे तो हम और आप नहीं बच सकते हैं। तो देश में ये व्यक्ति के स्टेटस के आधार पर विभेद पैदा किया जा रहा है, जिसको EMS नमूद्रीपाद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लास के आधार पर डिसाइड करती है, और इसलिए नमूद्रीपाद के अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट चलाया गया था और उनको सजा भी हुई थी। तो प्रशांत भूषण के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सजा देने से अगर चूक गई तो EMS नमूद्रीपाद की वो बात सही हो जाएगी जिसके लिए नमूद्रीपाद को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश किया गया था। तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इससे कम से कम बचना चाहेगी। जी पीयूष जी, तो मैं आखिरी एक प्रश्न। ठीक राजा जी आप अपनी बात कर ले। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल हम पॉलिटिकल तरीके से नहीं देख रहे हैं अभी ज़्यादा। हम जो पॉलिटिकल पक्ष रख रहे हैं, क्या कहते हैं पीयूष भैया, उस पर हम बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाह रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि जो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी है उसमें तू और मैं के नहीं होता है। वो इंस्टीट्यूशन है, वो भारत के हर एक नागरिक के लिए भी है, चाहे वो आपके मिश्रा जी यहाँ पे गलत बोले हो, चाहे कोई मतलब बेंगलोर वाला कांड हो, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आता है तो हम भारतीय नागरिक
के तहत उसको हम ट्रीट करेंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स होते हैं, उस पॉलिटिक्स के परे हम सुप्रीम कोर्ट के पास, उसकी क्रेडिबिलिटी के पास इस पूरी नजरिए को हम देख रहे हैं, और न्यायिक जो पूरी तरीके से एक तरीके से हमारी चेतना है उसको डिविनिंग के देख रहे हैं। तो हम मतलब हम जो डिबेट में अभी आए हैं, तो उसमें हो सकता है कि पॉलिटिकल पक्ष में उठापटक हो रही हो, लेकिन जब भी जुडिशरी की बचाने की बात अगर होगी, तो हम पूरे भारत के को हम एक नजर से देखते हैं, उसके सॉवरेनिटी के तरीके से देखते हैं, और इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचाने के तरीके से देखते हैं, न कि हिंदू मुसलमान तमाम सारी चीजों को देखते हैं। तो हम उस पक्ष में अपनी बात नहीं रखे और न रखेंगे अभी। जी 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 जी। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कुंदन जुड़े हुए हैं और आनंद जुड़े हुए हैं, अगर प्रश्न पूछना है, किससे पूछना चाहते हो और क्या प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ लो। ऑडियो और वीडियो दोनों। प्रणाम भैया। हेलो। हाँ हाँ पूछो भैया, मेरा प्रश्न पीयूष भैया से है। मेरा प्रश्न है कि भैया, क्या जुडिशरी में जो घमासान चल रहा है, पिछले साल जब चार जज आए थे बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे लोकतंत्र खराब हो रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, और क्या वो जो घमासान अंदर चल रहा था वो बाहर आ चुका है प्रशांत भूषण के जरिए? हाँ, मतलब इसमें मैं निश्चित रूप से वो बात भी लाऊंगा कि पॉलिटिकल ये डिबेट, मतलब मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं इसमें मतलब बोल रहा हूँ। मतलब ये दरअसल विषय ये है कि प्रशांत भूषण ने खुद ही उन्हें पॉलिटिकल नेचर देने का, रंग देने का कोशिश किया, उनका फर्स्ट ट्वीट जो मैंने आपको बताया। और जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि मतलब जहां तक ये प्रश्न है कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को जो 4 जजेस जो सामने आए थे, आप ये देखिए कि उस 4 जजेस के सामने आने, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद एक बहुत जबरदस्त दृश्य सामने आया। डी राजा उसी 4 जजेस में से एक जज से मिलने के लिए जस्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके घर चले गए। और उतना ही नहीं, जब रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट से जब रिटायर्ड हुए, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि उनको अप्रोच किया जा रहा था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। तो कौन सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है? और दूसरी बात देखिए क्या है, सवाल है प्रश्न उठाने का। मैं यहाँ पर पार्टी का नहीं, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि देश में आज एक 2 धारा बन गया है। आप ये देखिए कि टीएस ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, और उनका कांग्रेस से रिलेशन था, इसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। सभी जानते हैं कि वो किस परिवार से आते थे, रंजन गोगोई किस परिवार से आते थे, ये भी सभी को पता है। लेकिन क्या किसी ने या हम में से किसी ने कोई प्रश्न खड़ा किया कि उनके जो उनका हमारे जो इंटीग्रिटी है उस पर हम क्वेश्चन इसलिए कर देंगे क्योंकि वो इस परिवार से आ रहे हैं, उनकी ये आइडियोलॉजी है? हमने कभी नहीं किया। लेकिन सामने में जब आपको याद है, जब राम जन्मभूमि का केस जब चल रहा था, पहले दिन जब बेंच डिसाइड हुआ, तो राजीव धवन ने जस्टिस यूयू ललित से कहा था कि हम ऐसे क्वेश्चन तो आपसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि इस मैटर में कभी आप पहले एक बार आडवाणी जी के लिए आप अपियर हो चुके थे। आडवाणी जी का मैटर क्या चल रहा था? बाबरी डेमोलिशन का चल रहा था। बाबरी डेमोलिशन का इस टाइटल सूट से क्या इशू था भाई? टाइटल सूट जो था वो कंप्लीट डिफरेंट एस्पेक्ट पे उसको डील किया जा रहा था। बाबरी डेमोलिशन का केस तो अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में, लेकिन तब भी राजीव धवन ने इनडायरेक्टली ये बात कहकर यूयू ललित को बेंच से रिक्यूज करवा दिया। तो आप ये देखिए कि उनके इंटीग्रिटी पे संदेह कौन कर रहा है। दूसरी बात कि अंदर का विरोध और बाहर आना, देखिए मुझे लग रहा है कि जजेस में ऐसा कोई सो कॉल्ड विरोध नहीं होता है। और अगर कोई वे ऑफ, मतलब जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर 4 जजेस भी बाहर है, वो अपना इंटरनल मैटर है, उन्होंने देश को बताया देश में किस तरह से लिया, उसके बाकी लोगों को इससे बहुत इशू नहीं है। इशू ये दरअसल है कि भाई वहां पर आप किसी एक व्यक्ति के फंक्शनिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो, और दूसरा आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो पूरे एक इंस्टीट्यूशन का इमेज बना रहा है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और इस केस में ऐसा हुआ है कि जजेज के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन को उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, उस पर क्वेश्चन खड़ा करने की कोशिश की गई। आनंद का एक और प्रश्न है, आनंद का प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम कुंदन के पास लें। आनंद अपना प्रश्न छोटा रखिए और मैं उम्मीद करूंगा उसी हिसाब से छोटा जवाब दीजिए, ताकि हमारे पास जो समय कम है तो हम उसी समय में निर्धारित कर सकें। छोटा सा प्रश्न भैया। जी आनंद भैया, प्रश्न ये है कि क्या प्रशांत भूषण ने मतलब कि सुप्रीम एक संस्था और एक व्यक्ति के बीच में अंतर समझ नहीं पाए?
मतलब कि उन्होंने एक व्यक्ति की आलोचना के चक्कर में पूरी संस्था की आलोचना की, पूरी संस्था की आलोचना, अतर्कपूर्ण आलोचना, क्योंकि वो बाद में अपने वक्तव्य में कहते हैं कि मैं देख नहीं पाया कि बाइक स्टैंड पर लगी थी और खड़ी नहीं थी, जो बाद में अपनी सफाई देते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब मतलब मैं आपको, सवाल आपका अच्छा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आलोचना किसी व्यक्ति का हो चाहे किसी का भी हो, वो आलोचना हो तो हमें उसको कभी कभी स्वीकार भी करनी चाहिए। तो मतलब मुझे ये लगता है कि प्रशांत भूषण जी अगर किसी जजेस का भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो कितना फेयर है, इस बात की जांच ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चल रहा है और इसी मेरिट को तो सुना गया है। तो उसपे तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि जजेस का आलोचना, चाहे न्यायिक व्यवस्था का भी अगर आलोचना कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव हो तो वो चलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कितना है नहीं है ये बातें मतलब आप पूरे बहस में आप आके देखेंगे, उसमें आप सुने होंगे, तो उसका मुझे लगता है कि उत्तर उसमें मिल गया होगा। दूसरी बात आपने जो मतलब उठाई है कि अगर कोई व्यक्ति आलोचना अगर कर रहा है, किसी व्यक्ति का आलोचना अगर कर रहा है तो क्या वो संस्था के ऊपर प्रभाव उसका पड़ता है? देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक्शन वाइज अगर 4 जजेस को अगर आप देखेंगे वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इससे कहीं बड़ी घटना है वो, और उसको भी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर में और मतलब लोग सुने भी हैं उसको, और मतलब उसको भी मतलब उतना जितना वेटेज मिलना चाहिए था उतना वेटेज नहीं मिला। तो जिस बातों को मतलब 4 जजेज आके बोल रहे हैं वो एक व्यक्ति आके बोल रहा है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जितना घबराया जा रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी जुडिशरी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, जजेस की हम आलोचना कर दिए हैं, पहले भी तो जजेस की आलोचना हुई थी, तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है जितना घबराया जा रहा है। जितना मतलब सरकार में रहे लोगों को भी वो लोग जितना उसको तुल दिया जा रहा है उतना तुल नहीं देनी चाहिए थी। जी जी जी, जी कुंदन अपना प्रश्न, कुंदन जी ने अपना प्रश्न जो है लिखकर पीयूष जी के पास भेज दिया है, और पीयूष जी आप सवाल बता देंगे और उसका उत्तर देंगे। हाँ, इनका प्रश्न बहुत सही है और मुझे लग रहा है काफी सार गर्भित भी है। वो प्रश्न ये है कि अगर ये वास्तव में आप मानना था तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जो गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट जो लीगल पोजीशन है, जो लॉ ऑफिसर हैं के वेणुगोपाल जी, उन्होंने फिर उनके डिफेंस में क्यों बोला? मुझे लग रहा है कि ये बार बार ये दलील दी गई है और इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। बार बार वेणुगोपाल जी ने बोला है कि भाई इन्होंने गलती की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें सिर्फ रेप्रिमांड करना चाहिए। और इनके प्रशांत भूषण के वकील कह रहे थे नहीं आप रेप्रिमांड भी मत कीजिए, आप सिर्फ ये कर दीजिए, उनको बोल दीजिए कि कोई बात नहीं, आप बस आगे से मत करना, ऐसा बोल दो। मतलब ये कि वो ये बोल रहे हैं कि नहीं इन्होंने गलती की है और सुप्रीम कोर्ट को वार्न करना चाहिए और वार्न करके छोड़ना चाहिए। दूसरी बात कि अगर वास्तव में जो ये ग्रुप है जो आजकल वेणुगोपाल जी के स्टेटमेंट को इतना दिखा रहा है, तो वेणुगोपाल जी ने तो ये भी कहा कि भाई इनको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं भाई, गलती से निकल गया है और गलती हो गई है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भाई बड़ा दिल दिखाते हुए आदमी कब माफ करता है? जब आपने कोई गलती कर दी हो। तो इसका मतलब वेणुगोपाल जी के स्टेटमेंट वो अंडरस्टूड है, वो इनहेरेंट फैक्ट है, इन्होंने गलती तो की है लेकिन आप बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दीजिए। तो दोनों में यही बेसिक अंतर है। धवन ये कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि इसी के बाद जब वेणुगोपाल जी ने ये कहा है तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने उनसे पूछा कि भाई इनको माफी मांगने में दिक्कत क्या है? हर व्यक्ति गलती करता है, वो माफी मांग सकता है, जब हमें लगता है दूसरे को हमने हर्ट किया है तो माफी मांग सकते हैं, इनको क्या दिक्कत हो रही है भाई? जी। तो इसके बाद इन्होंने काफी एक मतलब फिलोसफिकल आंसर उसका दिया धवन ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, और प्रशांत भूषण ने जो अपने उसमें लिखा भी है एफिडेविट में, कि ये जो होगा ये फिर मेरे कॉन्साइंस के साथ समझौता हो जाएगा। मतलब आप देखिए कि एक व्यक्ति की ढीठता का स्तर आप देखिए कि पहले गलती भी करता है और फिर बोलता है कि अगर, और गांधी जी का सहारा लेता है उसके बाद, और वो बोलता है कि अपने कॉन्साइंस के साथ मैं अन्याय कर लूंगा। भाई अगर आपको कॉन्साइंस कितनी ही चिंता है तो सभी विषय को आप बराबर उठाओ ना फिर कोर्ट में। आपको मैं बस इसमें एक लाइन बस ऐड करके इस बात को खत्म करता हूँ। ये प्रशांत भूषण उस वक्त कहाँ चले गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडित के विषय में कहा कि आपका विषय 20 साल पुराना है और 30 साल पुराना है, तो इसलिए मैं नहीं सुन सकता हूँ। बताइए, कोई भी कोर्ट इस तरह के मैटर में कभी इस तरह का इनसेंसिटिव कमेंट कर सकती है क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया, बोला कि भाई ये 30 साल पुराना मैटर है इसलिए हम नहीं सुनेंगे। तो भाई तब तो इनको कुछ नहीं आया। उसके बाद जब सबरीमाला टेम्पल को लेकर ऑर्डर आया तब इनको कोई इसमें इशू नहीं था, उसमें ये
इक्वालिटी देख रहे थे, लेकिन ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला जब इसके लिए जब विषय आता है, इनको लगता है कि धर्म खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है। तो निश्चित रूप से अगर आप भी अगर इतने ही अगर इस कोर्ट को मजबूती देना चाहते हैं, बड़ा दिल दिखाइए, सभी के लिए बराबर के मुद्दे उठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार प्रशांत भूषण जी से पूछा भी था कि भाई आपकी एनजीओ जो है वो दरअसल उसके आड़ में छुप के तो बहुत सारे बिजनेसमैन भी लोग आ सकते हैं, उम्मीद इशू उठा सकते हैं, तो भाई आपका मापने का तरीका क्या है, कौन मुद्दा क्या है, सही है गलत है। तो इनके पास कोई मैकेनिज्म है, इनके पास मैकेनिज्म एक ही है कि किससे इनका और पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, किस तरह से ये और ज्यादा अपने को मीडिया के सामने दिखा सकते हैं, मीडिया में आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये पॉपुलैरिटी के लिए जो एक लस्ट है इससे दूर होना चाहिए। और हाँ, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना चाहते हैं, काम कीजिए, किसी ने नहीं रोका है भाई। इस देश में तो प्रधानमंत्री तक को गाली दे दिया जाता है, प्रधानमंत्री चुप होकर सुन लेते हैं, मुस्कुरा के सुन लेते हैं। तो निश्चित रूप से किसी इंस्टीट्यूशन को कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई हमारे अगेंस्ट इतने मैटर कंटेम्प्ट के भी पेंडिंग है, लेकिन कहाँ किसी को सजा हमने दे दी, किसी को नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इतना विरोध किया गया, राम जन्मभूमि जजमेंट का इतना विरोध हुआ, कितने को कंटेम्प्ट इशू करके पनिशमेंट कर दिया है, प्रशांत भूषण के खिलाफ ही क्यों? इसमें मुझे लग रहा है इस पूरे जो आज जो चर्चा हुआ है उसमें ये सारी बातें आ गई। जी मुझे जो कुंदन का सवाल है और जो पीयूष जी का जवाब आया उससे निकलकर मुझे यही आता है कि जब राजीव धवन जी ये कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि प्रशांत भूषण को भी बड़ा दिल दिखाते हुए ये मानना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि तभी तो माफी होगी ना कि जब आप मानो हाँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए, तो माफ भी कर देंगे। लेकिन आप ये कहेंगे कि मुझसे मैंने गलती नहीं की है तो माफी काय बात की, फिर तो सजा ही होगी। राजा जी आपके पास जो सवाल आया आप सवाल बताएं और फिर। जी देखिए, सवाल जो मेरे साथ था कि जो ये रिजीम है उसमें उनसे बहुत दिक्कत है प्रशांत भूषण जी को। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरा इतिहास अगर चेक करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा उनकी जो पहली किताब आई थी वो इमरजेंसी के खिलाफ आई थी जब वो स्टूडेंट थे। द केसेस इंडिया शुक के जो किताब आई थी तो इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ वो पहली किताब लिखे थे जब वो स्टूडेंट ही थे। उसके बाद वो जो बेफोर्स घोटाला है वो 1991 में, मतलब वो भी राजीव गांधी कांग्रेस के खिलाफ जो हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने मतलब पूरा एक माहौल बनाया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 2001 के उसके आसपास के करीब में, उसके बाद ही शायद मैं डेट एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो मुलायम सिंह यादव की जो पर्सनल सेक्रेटरी थी, चीफ सेक्रेटरी थी, उसका पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला चला था तो उस पूरे प्रोसीडिंग में वो उसके खिलाफ थे, जिसको बीजेपी ने बहुत वेलकम किया था। अब टू जी का पूरा केस अगर उठाकर देखेंगे, पोल घोटाला का पूरा केस उठाकर देखेंगे तो उनका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जो डिसेंट के तहत देश के पैट्रियोटियट में एक बड़ा योगदान दिए हैं। और इसीलिए जब आप भी बोल रहे थे कि वो एक सम्मानित व्यक्ति है, इसीलिए उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और भारतीय न्याय व्यवस्था में उनका योगदान ही उनको एक सम्मानित व्यक्ति बनाता है। इस बात को आप लोग भी स्वीकार कर रहे थे। और ये 5 साल का रिजीम में हम हमेशा से मानते रहे कि डिसेंट करना भी एक तरीके का देशभक्ति ही है। मैं ये मानता हूँ कि किसी व्यक्ति का, क्योंकि बाद में हमारे जुडिशरी की परंपरा रही है, जैसे पीएन भगवती ने इमरजेंसी के कुछ लाइन को सपोर्ट किया था, बाद में उन्होंने पब्लिक एक डिबेट में कहा था कि वो मेरी बड़ी भूल रही थी, खुद जाके अपनी गलती को पब्लिक में जाके स्वीकार किए थे उस बात को। तो डिसेंट कभी हम करते हैं तो हो सकता है कि यही हमारी देशभक्ति निकल जाए। तो अभी के इस एक्शन से मतलब बार बार मतलब उनके हर एक एक्शन को सवाल के दायरे में रखना कि ये व्यक्ति देशद्रोही है, इसको बाहर सपोर्ट मिल रहा है या मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो उतना ठीक नहीं है जितने ठीक तरीके से उसको बताया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही। जी जी जी, तो इसी नोट के साथ हम जो है इस चर्चा का समापन करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस चल रहा है उसके अंदर तो कोर्ट को ही निर्णय देना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो ये सारे मामले हैं उनको बारीकी से देखते और समझते रहना है और ये जानना है कि भारतीय लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है और ना भारतीय न्यायपालिका इतनी कमजोर है कि किसी के ट्वीट करने से धाराशाही हो जाएगी। लेकिन हाँ, कहीं कहीं लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि जब एक सम्मानित व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति कुछ ऐसी बात कहता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव होता है। किसी भी इस पक्ष के इस बात के दोनों पक्ष हैं कि प्रभाव पड़ता है और एक निश्चित तौर पर एक गलत संदेश लोगों में गया कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति, उस कोर्ट में काम करने वाला व्यक्ति, उस कोर्ट का एक जाना पहचाना चेहरा अगर कोर्ट के बारे में कुछ ऐसी बात कह रहा है तो लोग निश्चित तौर पर सोचने पर ये मजबूर होते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक इंडिविजुअल की आलोचना
पूरे के पूरे संस्थान की आलोचना नहीं कही जा सकती। इस बात के समर्थक भी बहुत सारे लोग हैं और निश्चित तौर पर ये बात भी अपने आप में एक हद तक सही मानी जा सकती है। तो इस नोट के साथ मैं आप सभी के साथ विदा लेता हूं और जितने भी मेरे साथ जुड़े लोग, पीयूष भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजा चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कुंदन हमारे साथ जुड़े, आनंद हमारे साथ जुड़े, उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सभी से यही अनुरोध कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। कोई प्रश्न है इस विषय से संबंधित, चाहे आप पीयूष भैया से कोई कमेंट के जरिए प्रश्न पूछना चाह रहे हो, चाहे राजा चौधरी जी से प्रश्न पूछना चाह रहे हो, आप कमेंट में लिखेंगे, निश्चित तौर पर वहां पर सभी के द्वारा प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो इसी नोट के साथ इस चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।